नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों आज रिलायंस की काफ़ी छीछा लेदर हो रही है। काफ़ी ज़्यादा कीचड़ उछाल रहे हैं जनता, मतलब कोई भी जो मिल रहा है उनके ऊपर कुछ भी बोल रहा है। लेकिन बोलने के कारण भी हैं, क्योंकि गलती हुई है, अब गलती की सज़ा मिली है, पेनल्टी इम्पोज की गई है, तो उसके चलते उनका नाम तो खराब होना ही होना है। अब बात करते हैं भाई, न्यूज़ क्या है। न्यूज़ के अलावा दोस्तों हम लोग होलिस्टिक व्यू लेंगे कि स्टॉक का क्या फंडामेंटल्स दिख रहा है, क्या चार्ट पे दिख रहा है, और हमें स्टॉक को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो कितना गिर सकता है, किस प्राइस पे लेना चाहिए, कहाँ पे जीटीटी ऑर्डर लगाएं, पूरा होलिस्टिक व्यू लेंगे। दोस्तों आज दो वीडियोस मैंने बनाए थे स्मॉल केस के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सॉलिड क्यूरेटेड स्मॉल केसेस हैं। यू कांट अफोर्ड टू मिस दीज टू वीडियोस, मस्ट वॉच। तो शुरू करते हैं। होलिस्टिक व्यू लेने के लिए पहले तो न्यूज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं, है क्या माजरा क्या है। तो आपको मालूम होगा, अभी तक पता भी चल गया होगा आपको, सेबी ने 25 करोड़ रुपीस का पेनल्टी लगाया रिलायंस इंडस्ट्री पे, 15 करोड़ रुपए का मुकेश अंबानी जी पे, इसके अलावा दो और पार्टीज इन्वॉल्व थी, उनके ऊपर भी इंपोज किया गया है फाइन। अब फाइन लगाया क्यों गया है, उसके पीछे रीजन समझ लेते हैं। दोस्तों बात आज की नहीं है, बात है करीब 12 साल पुरानी, 12-13 साल पुरानी। मार्च 2007 में रिलायंस ने ये प्लान किया, ये विचार किया कि आरपीएल रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड से वो 4.1% का स्टेक सेल करेंगे। और जब आप 4.1% का स्टेक सेल करेंगे तो क्या होगा, स्टॉक में थोड़ी नेगेटिविटी आएगी, स्टॉक का प्राइस गिरेगा। और ये बात किसको किसको पता होती है, ये बात कंपनी के प्रमोटर्स को पता होती है, और किसको पता होगी, तो ये बात कंपनी के प्रमोटर्स, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी जी और कुछ और पार्टीज जिसको कि उन्होंने ये बात बताई, ये बात उनको पता थी, और उसके चलते उन्होंने उस स्टॉक में शॉर्ट पोजीशंस बनाई। अब शॉर्ट पोजीशन बनाने का भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका, भाई देखो ऐसा है, ये सारी चीजें जनरली होती रहती हैं, जनरली होती रहती हैं। भाई सिंपल सी चीज है, चोर को आप तब तक चोर नहीं कह सकते जब तक कि उसको रंगे हाथों पकड़ा ना जाए। सिंपल सी चीज है, जब चोर को आप चोर जब तक नहीं कह सकते जब तक उसको रंगे हाथों पकड़ा ना जाए। इसमें अंबानी साहब पकड़ गए हैं, और पकड़े जाने का रीज़न बिल्कुल सिंपल है। सेबी ने इसके ऊपर कठोर कदम इसलिए भी उठाया है क्योंकि जब कभी भी इस प्रकार के फ्रॉड्स होते हैं, जब कभी भी इस तरह के फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मार्केट से हट जाता है। और उसका रीज़न भी सही है, उसका रीज़न भी सही है, क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में हमेशा जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो हमेशा रिसीविंग एंड पे होता है, उसको हमेशा लेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब तक उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कांड हो चुका होता है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था कि जनरली 90% इन्वेस्टर क्यों लूज करते हैं, बिकॉज वो 5+5 की कैटेगरी में आते ही नहीं है। तो फिलहाल ये स्टार्टिंग के 5% वाले लोग हैं जिन्होंने ये कांड कर दिया। अब माजरा क्या था भाई, 12 एजेंट लगे थे, 12 एजेंट लगे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, जिन्होंने एफ&ओ सेगमेंट में शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मतलब बड़ा दुख की बात है, मतलब मुझे खुद पढ़ने में बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन ऐसा ही है, जो चीज़ है वो आपके सामने है कि मतलब इतनी बड़ी कंपनी, इतनी रेप्यूटेड कंपनी, इंडिया की दिग्गज कंपनी, उसने ये छोटी सी मिस्टेक करी है। और मिस्टेक वैसे बड़ी है, देखा अगर भाई बात करें इंटीग्रिटी की, लॉयल्टी की, तो ये बात बड़ी गड़बड़ है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 नवंबर 2007 टू 29 नवंबर 2007, कहने का मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट 28-29 दिन के पीरियड में ये सारे के सारे शॉर्ट पोजीशंस बनाएगी। और जब स्टॉक का प्राइस करेक्ट करता गया, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होता चला गया जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी थी। और फाइनली हुआ क्या, फाइनली हुआ ये कि 29 नवंबर 2007 को रिलायंस ने 2.25 करोड़ शेयर्स इन कैश सेगमेंट सेल किए, क्योंकि रिलायंस ने कैश सेगमेंट में पोजीशन ले रखी थी, उनके एजेंट्स ने एफ&ओ सेगमेंट में शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी। तो लास्ट के 10 मिनट में उन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी में पूरे के पूरे शेयर सेल किए, जिसकी वजह से आरपीएल का शेयर प्राइस बहुत तेजी से गिरा, और वो सारे का सारा प्रॉफिट एफ&ओ ट्रेड जो कर रहे थे उनके खाते में चला गया, उनके पास, उनको फायदा हो गया। जिनको फायदा हो गया तो बेसिकली उनके अकाउंट में चला गया, और इनडायरेक्टली वो फायदा रिलायंस को हो गया, क्योंकि रिलायंस ने इसका फायदा उठाया है।
और दुख की बात तो ये है दोस्तों कि ये जो प्रॉफिट है वो रिलायंस ने एज पर प्रायर एग्रीमेंट इसको इस पूरे के पूरे प्रॉफिट को अपने पास किया। तो दोस्तों मैं भी एक बार पढ़ने लगा कि भाई इसमें हुआ क्या, मतलब क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली जो इसमें लिखा है बिल्कुल सही बात है। ये न्यूज़ आप मीडिया में भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारे मीडिया ने इसको हाईलाइट किया। आई हैड टू री रीड इट, मेरे दोबारा पढ़ना पड़ा कि रिलायंस ने प्रायर एग्रीमेंट करके ये पैसा पूरा का पूरा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराया। तो दोस्तों इस तरह के जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं इनको इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हिल जाता है, जिसके चलते दोस्तों मेरे हिसाब से इस तरह के आदेश आने ही चाहिए, कठोर कदम उठाने चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही कि नहीं हो रही? देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अच्छा स्टॉक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो नीयत है वो बहुत अच्छी है। अंबानी जी मुझे अच्छे आदमी लगते हैं, उनकी नीयत, उनका एग्रेसिव प्लान मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है यार। ये रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा सीधे सीधे अपनी पॉकेट में डालने वाला काम है। लेकिन काफ़ी समय हो गया, 13-14 साल हो गए इस बात को। आई एम श्योर उनको भी इस बात की गिल्टी फीलिंग होगी। वो बहुत बड़े आदमी हैं, हम लोग तो बहुत ही छोटे आदमी, उनके क्या कमेंट करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से हार्ट इन हार्ट उनको भी लग रहा होगा कि दिस इज अ रॉन्ग थिंग विच हैज़ हैपेंड, बट आई एम श्योर थिंग्स हैव मूव्ड ऑन। तो दोस्तों दो और जो पार्टिसिपेंट थे इस डील में जिनको पेनल्टी देनी है, उसमें है नवी मुंबई SEZ एंड मुंबई SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये दो और भी पार्टीज थी जो बेसिकली इन्होंने ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस किए थे ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस। तो उनके अगेंस्ट भी रिस्पेक्टिवली 20 करोड़ और 10 करोड़ का फाइन लगना है। बेसिकली उनको भी ये पेनल्टी पे करनी है। दो देखा जाए 10-20 करोड़ रुपए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, जितना बड़ा एक ट्रस्ट मार्केट से इन लोगों ने वाइप आउट किया है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। 10 करोड़ 20 करोड़ इज नथिंग। दोस्तों इसके चलते, इस न्यूज़ के चलते डेफिनेटली कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट रिलायंस पे आएगा। भाई अगर आप ये कहें कि बहुत बड़ा प्राइस क्रैश हो जाएगा, 10% स्टॉक क्रैश कर जाएगा, तो भैया ये 60-70-80 करोड़ रुपए रिलायंस के लिए कुछ भी नहीं है। दे आर पीनट्स, इतना पीनट्स है रिलायंस के लिए। लेकिन एक जो सेंटीमेंट होता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होता है, वो हिलता है यार कि इस तरह की फंडामेंटल की कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आर यू सीरियस? एम आई इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ प्रमोटर्स? तो इस तरह का जो चीज़ें होती हैं वो कंपनी के जो लॉन्ग अर्नड रेपुटेशन है उसको डेंट करती। आपको क्या लगता है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा। फिलहाल एक हफ्ते से स्टॉक ऑलमोस्ट वहीं खड़ा हुआ है जहां वो ट्रेड कर रहा था। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। आप देख सकते हैं 12 लाख, ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब कोई है नहीं आसपास। एक हफ्ते में स्टॉक वहीं खड़ा है जहां पर वो काफ़ी दिनों पहले, एक हफ्ते पहले से था। बात करें अगर एक महीने की, तो स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं हुआ पिछले एक महीने के, पिछले 3 महीने से कोई मूवमेंट नहीं हुआ। अभी आपको दिखाएंगे, चार्ट पे दिखाएंगे। तो एक महीने में स्टॉक फिलहाल 1.68% भागा है, जबकि सेक्टर करीब 3% भाग गया है और सेंसेक्स खुद ही 7% आगे भाग चुका है। एक साल में ऑल्दो स्टॉक ने 32% रिटर्न दिए हैं। बात करेगा 3 साल की अवधि की, तो 3 साल में स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए 111%। मुझे फिंगर टिप्स पे याद है 111% रिटर्न द स्टॉक हैज गिवन इन 3 ईयर्स। तो अच्छी कंपनी है, मल्टी सेक्टोरल, मल्टी फैसेटेड कंपनी है, बहुत ही एग्रेसिव प्लान्स हैं। अंबानी साहब खुद ही बहुत एग्रेसिव हैं एज फार एज हिज प्लान्स है कंसर्न। गवर्नमेंट के प्लान्स, गवर्नमेंट के विजन के साथ पूरी तरह से अलाइंड हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा बिजनेस सेटअप है। लेकिन जो ये न्यूज़ है ये गलत है, जो गलत है सो गलत है। फिलहाल दोस्तों ये लगा है आपके सामने वीकली चार्ट, और इसमें हर एक कैंडल आपको एक वीक का सेंटीमेंट दिखा रही है। तो आप देखेंगे सिंस द टाइम ऑफ सितंबर को ये लास्ट ग्रीन कैंडल बनी थी। उसके बाद से आपको कोई भी कायदे की ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। मतलब अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, तो 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। स्टॉक वहीं पर लैंग्विश कर रहा है। फ्रॉम 20 to 50 प्राइस हैज गॉन टू 2000 लेवल्स। और पिछले 2 महीने से नवंबर एंड दिसंबर द स्टॉक इज एट द वेरी सेम प्राइस रेंज ऑफ 2000 ओनली। और अभी तो उनके ऊपर काफ़ी डंडे भी चल रहे हैं। डंडे इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा कंपनी के टावर भी तोड़े जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वैंडलिज्म भी हो रहा है कंपनी के, पंजाब में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो ओवरऑल स्टॉक का जो फंडामेंटल्स हैं वो ड्विंडल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बट आई स्टिल फील कि रिलायंस अगर आपको किसी गिरावट पे मिलता है, आई थिंक यू शुड नॉट लीव अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस, क्योंकि स्टॉक के जो प्लान्स हैं बहुत अग्रेसिव है और गवर्नमेंट के विजन के साथ पूरी तरह से अलाइंड है रिलायंस इंडस्ट्रीज।
तो बेटर क्लैरिटी के लिए हम लोग वन डे कैंडल लगाते हैं, इसमें हर एक कैंडल आपको एक दिन का वो सेंटीमेंट दर्शा रही है। तो रिलायंस का जो मूवमेंट वो बिल्कुल स्क्वीज्ड इन हो गया है। स्क्वीज्ड इन मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से अगर उसने गिरावट दिखाई तो ये बहुत तेज़ी से गिर करके 1850 की तरफ भी जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, यहाँ से गिर के वो 1850 की तरफ भी जा सकता है, और अगर यहाँ से भागना शुरू हुआ तो सीधे 2200 के लेवल भी जा सकता है। तो इट हैज़ कम एट अ वेरी वेरी क्रूशियल प्राइस रेंज ऑफ 2000 लेवल्स। आप देख रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास खड़ा हो गया जाकर के, जहां पर कोई भी न्यूज़, किसी भी प्रकार की न्यूज़ इसको बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट कर सकती है। ऐसे में दोस्तों मेरा मानना ये है, अगर स्टॉक ने अपने 2020 ये लेवल्स को तोड़ा तो ये सीधे 2200 की तरफ जाएगा, लेकिन इस प्रकार की कोई न्यूज़ ही नहीं आ रही है। बट येस, आई स्टिल फील कि जैसे ही ये पंजाब का जो पूरा ये माजरा है ये सलटेगा तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर के आएगा, क्योंकि ये जो न्यूज़ है फ्रॉड वाली, ये जो 2007 की न्यूज़ है, इट्स एन ओल्ड न्यूज़ है ना। इसके स्टॉक के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, सेंटीमेंटली डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा क्रैक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सो अगर बाई चांस कोई करेक्शन होता है, मेरे हिसाब से 1850 पे एक GTD ऑर्डर तो लगा के बैठ ही जाओ। 1850 अगर गिरता है तो आपके पास ये अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए कि आप ये स्टॉक को कुछ ना कुछ 1850 पे पक्का उठा लेना। तो एक GTD ऑर्डर लगा सकते हो मेरे हिसाब से 1850 1865 के आसपास, टू बी मोर ऑन द सेफर साइड 1865 पे लगा सकते हो। तो अगर ये स्टॉक गिरता है देन यू कैन एटलीस्ट एक्यूमुलेट द स्टॉक एटलीस्ट इन सम क्वांटिटी। बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन में कोई ज़्यादा खास एक्टिविटी हुई नहीं, और वैसे भी इस समय तो हॉलीडे सीजन चल रहा है। 22% की डिलीवरी हुई है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ रीजनेबली लेस डिलीवरी। तो 25% की कम, इससे कम की डिलीवरी को मैं ज़्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ। और स्टॉक में देख सकते हैं कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। तो 2220 2220 जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा। जब तक ये क्रॉस करेगा नहीं, बेग योर पार्डन, 2020 डिड आई से 2220 अर्लियर? अगर मैंने 2220 बोला होगा तो आई अपोलोजाइज, 2020 कहना चाह रहा हूं मैं। 2020 जब वो क्रॉस करेगा तो वो 2200 की तरफ भागना शुरू करेगा। अगर बाई चांस उसने 1950 तोड़ा तो इट कैन इवन गो डाउन टू 1865 लेवल्स। सो ये लेवल पे आप ध्यान रख सकते हैं। GTT ऑर्डर लगाने के लिए आपके पास ज़ेरोधा में अकाउंट होना ज़रूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, खोलो अकाउंट को, ओपन करो, GTT ऑर्डर लगाओ और अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो। और वो SIP वाले वीडियोस देखना मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे विल बेनिफिट यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।